बच्चों, आज हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका, इससे पहले अपन ने जो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ी हुई थी, उसके बाद जो टॉपिक है वो है सॉलिबिलिटी, है ना। सॉलिबिलिटी जनरली जो होती है वो, उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक अमाउंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपने किसी बीकर में 100 ml वाटर लिया हुआ है ना। ये फिक्स अमाउंट है। ये मतलब 100 ml आपने लिया हुआ है तो एक फ़िक्स अमाउंट हो गया ये, है ना। इस कंडीशन में जो आप मैक्सिमम अमाउंट किसी सॉलिड का, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें NaCl या शुगर वगैरह इसमें आप ऐड कर रहे हैं, है ना, तो उसका मैक्सिमम अमाउंट जो इस फिक्स सॉल्वेंट के अमाउंट में क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, है ना, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, तो वो उसकी क्या कहलाती है, सॉलिबिलिटी कहलाएगी, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें वो दिया हुआ है, एक इसको डिफाइन करा हुआ है, सॉलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। मतलब कि जो अमाउंट होगा वो सॉल्वेंट का, वो एक फिक्स अमाउंट होगा और उसमें मैक्सिमम अमाउंट किसी सब्सटेंस या सॉल्यूट का आप कितना डिसॉल्व हो सकता है किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, वह उसकी क्या कहलाती है, सॉलिबिलिटी कहलाती है। इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट और टेम्परेचर, मतलब ये दोनों चीज़ें, और टेम्परेचर और प्रेशर, ये फैक्टर हैं जो सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इसी के बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पर, है ना। इससे ये यहाँ पर आने से पहले मैं आपको दो एक चीज़ें यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ कि जो वो जो फैक्टर जो हैं यहाँ पर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पर कि जो किसी सॉल्यूशन में इनकी जो सॉलिबिलिटी होगी, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है ना, आपस में, जिसको अपन बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स, तो वो इनमें होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो एक वर्ड कहा जाता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, इसका मतलब ये हुआ लाइक डिसॉल्व लाइक का, कि जो पोलर सब्सटेंस होगा वो पोलर के साथ में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उसका, जो नॉन पोलर सब्सटेंस होगा वो नॉन पोलर के साथ में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उसका, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कि आपने वाटर में NaCl डिज़ोल्व करा हुआ है ना, NaCl या शुगर डिज़ोल्व करी है, तो वो क्या होगी, वाटर में जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। तो अब और इसी तरह से अगर आप नैफ्थलीन और एंथ्रासीन वगैरह लेते हैं, नैफ्थलीन मतलब ये उसका फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है ये, और जो एंथ्रासीन होगा उसमें एक बेंजीन रिंग आप और जोड़ देंगे तो ये एंथ्रासीन कहलाता है ना। तो ये जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, तो इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। अब कहने का मीन्स, और जबकि आप अगर बेंजीन लेते हैं, है ना, बेंजीन में अगर या कार्बन टेट्रा क्लोराइड में आप इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये रीडली डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोकार्बन है और जो सॉल्वेंट लिया हुआ है वो दोनों ही क्या है, नॉन पोलर है। तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर होने की वजह से उनमें अट्रैक्शन जो होगा वो सेम होगा। इसी तरह से जो पोलर सब्सटेंस है जैसे सोडियम क्लोराइड और वाटर, तो इनमें जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होगा वो सेम होगा, जिसकी वजह से वो इजीली क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो वो बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप नैफ्थलीन को वाटर में डिसॉल्व करेंगे या एंथ्रासीन को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। तो वहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा वो नहीं होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के, और वहाँ पर वो डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, है ना। तो यहाँ ये खास चीज़ थी जो आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। और इसी के साथ जो
प्रोसेस होते हैं, एक दो इसमें प्रोसेस होते हैं, क्योंकि आगे जाने से पहले वो प्रोसेस आपको समझना बहुत ज़रूरी है ना। जनरली अगर अपन कहें कि एक होता है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन की मीनिंग क्या होती है? डिसोल्यूशन मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा हुआ है ना, और जब वो डिसॉल्व हो रहा है उसमें उसके पार्टिकल जब डिसॉल्व होते हैं तो उसका सॉल्यूशन का जो होता है वो कंसंट्रेशन क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है ना। जब वो कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो वो जो प्रोसेस होगा उसको कहेंगे अपन डिसोल्यूशन। इसी के साथ में एक चीज़ और आती है क्रिस्टलाइजेशन, है ना। क्रिस्टलाइजेशन, अब क्रिस्टलाइजेशन मीन्स क्या हुआ कि जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, है ना, और वो उसमें डिसॉल्व होने के बाद उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, उसको अपन ने कहा हुआ है डिसोल्यूशन। और क्रिस्टलाइजेशन में जो ऑलरेडी सॉल्यूट जो उसमें डिसॉल्व हो गए हैं उसके पार्टिकल्स, और जब आप उसमें सॉलिड पार्टिकल ऐड कर रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑलरेडी जो डिसॉल्व सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड सॉल्यूट से क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, मतलब टकराते हैं, है ना, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और प्रेसिपिटेट होने की कंडीशन में वो जो प्रोसेस कहलाता है, जब वो प्रेसिपिटेट होते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। डिसोल्यूशन, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो डिसॉल्व होने पर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, उस प्रोसेस को अपन कह रहे हैं डिसोल्यूशन। और क्रिस्टलाइजेशन में जो ऑलरेडी सॉलिड पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, वो क्या करते हैं? सॉलिड पार्टिकल के साथ में कोलाइड करते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं? प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, है ना, और वो सॉल्यूशन जो होगा उस कंडीशन में उसको अपन जो प्रोसेस जो होगा उसको अपन कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या होता है कि जहाँ पर डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों साइमल्टेनियसली होने लगते हैं, मतलब कि जितना डिसोल्यूशन हो रहा है उतना ही क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है ना, उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा किसी टेम्परेचर पर उसको एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जब आ जाता है उसमें, मतलब जब ये दोनों प्रोसेस होते हैं डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, तो ये एक तरह का इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है उसमें। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ में क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। अब ये तो एक मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, ये अपन इसमें भी देखेंगे अभी, लेकिन इसके अलावा और क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन को अगर अपन कहें सैचुरेटेड, क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होगा जिसमें क्या हो रहा है कि सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होता जा रहा है ना, और डिसॉल्व होने के बाद कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि अब उसमें सॉल्यूट जब आप ऐड कर रहे हैं तो वो क्या होगा? डिसॉल्व नहीं होगा, है ना। उस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उसको अपन कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो हो जाएगा जिसमें कि आप सॉल्यूट को डालते जा रहे हैं और वो डिसॉल्व होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो सॉल्यूशन कहलाएगा उसको अपन कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी के फैक्टर अपन ने देखने वाले हैं उसमें मैंने आपको एक तो बताया कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब उनका नेचर क्या होना चाहिए? पोलर होगा, है ना, जिसको अपन बोल रहे हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना। तो जो पोलर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, और इसी तरह से नॉन पोलर जो होंगे वो भी इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पोलर के साथ में नॉन पोलर आप डिसॉल्व कर रहे हैं, मतलब आपका कोई सॉल्वेंट या सॉल्यूट नॉन पोलर है और उसको किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट
जो कि पोलर है उसके साथ में अगर डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो अपन देखने वाले हैं, तो सॉलिबिलिटी अपन दो टाइप से देखेंगे। एक तो सॉलिबिलिटी सॉलिड के लिक्विड में, और सॉलिबिलिटी गैस की लिक्विड में। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपन इस तरह से देखते हैं कि फर्स्ट टाइप जो दिया हुआ है, सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। जितनी भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं वो इसके लिए फॉलो होती हैं, है ना। कि एक तो नेचर जो होगा, नेचर मैंने आपको बता दिया सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, है ना। और इस कंडीशन में जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो मतलब आपका यहाँ पर क्या है, वैसे ही आपको समझ में आना चाहिए कि सॉलिड इन लिक्विड लिखा हुआ है, मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को ऐड कर रहे हो, किसी लिक्विड में आप सॉलिड को ऐड कर रहे हैं, है ना। मतलब आपका सॉल्वेंट जो है वो है लिक्विड और सॉल्यूट आपका क्या होगा, सॉलिड। अब यहाँ पर वही प्रोसेस काम आएंगे जो होंगे जो आप अभी मैंने आपको बताया हुआ है, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद जब डिसोल्यूशन होता है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होगा, है ना। वही सब इसमें बनेंगे। अब इस तरह से ये जो मैंने आपको बताया, ये इक्विलिब्रियम जो क्रिएट होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का किसी भी सॉल्यूशन के लिए, तो जब वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है तो ये जो प्रोसेस होगा, है ना, उसको अपन कह रहे हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन। और सॉल्यूशन से वापस जो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस होगा इसको यहाँ इसको अपन कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। और ये जो दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। अब इसमें कंडीशन ये होती है कि टेम्परेचर के साथ में सॉलिबिलिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब इसमें यहाँ पर जो डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है ना, अब यहाँ इसमें एक ध्यान आपको ये रखना है कि जो डिसोल्यूशन हो रहा है उसमें डिसोल्यूशन जो होगा, तो डिसोल्यूशन में क्या रहता है, टेम्परेचर बहुत अफेक्ट करता है कि जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होते हैं, वो हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सॉलिड पार्टिकल जो होंगे वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो जिसे एब्जॉर्ब करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हीट जो हीट ऑफ एंथैल्पी होती है ना, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हीट ऑफ एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से वो क्या होगा, इजीली और ज़्यादा डिसॉल्व होंगे। मतलब क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब यहीं पर एक चीज़ और है कि जो अगर यहाँ पर डिसोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, कि डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अब वो डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, और डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ लिखकर कि जो डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस होगा, है ना, डिसोल्यूशन अगर वो क्या है, एंडोथर्मिक है। अब एंडोथर्मिक मीन्स क्या होता है, एंडोथर्मिक जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है वो होता है एंडोथर्मिक, है ना, एंडोथर्मिक। और उस कंडीशन में अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी हीट एब्जॉर्ब करने पर वो जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व होंगे। मतलब उनकी सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, उस कंडीशन में
इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर डिसोल्यूशन जो है, डिसोल्यूशन के प्रोसेस में अगर वो डिसोल्यूशन क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब क्या हुआ कि एक्सोथर्मिक मतलब क्या हुआ कि हीट क्या होती है उसमें रिलीज होती है, इवेल्यूट होती है, बाहर निकलती है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगी कि हीट जब बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हीट ऑलरेडी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फैक्टर होता है, एक जो टेम्परेचर के साथ में सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि प्रोसेस अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है तो वो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी उसमें इंक्रीज होगी, और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उसमें सॉल्युबिलिटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें जो फैक्टर जो है अगला वो क्या है, टेम्परेचर। जो मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया तो वही फैक्टर यहाँ पर वो यूज़ होगा जिस तरह से मैंने बताया हुआ है। यही इसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे एक जो ग्राफ होता है, ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और वो जो ग्राफ होगा उसमें क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी बताई है विथ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ में सॉल्युबिलिटी किस तरह से इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है वही अपन देखने वाले हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को आप अच्छी तरह से देखो जरा। वो ग्राफ में क्या दिया हुआ है कि ये जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी कर्व दिया हुआ है, किसी भी कंपाउंड के डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड दिए हुए हैं, और यहाँ पर उनका टेम्परेचर दिया हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उसकी सॉल्युबिलिटी में क्या फ़र्क आ रहा है। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है डिफरेंट सब्सटेंस के लिए जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिफरेंट होगी। कहीं पर सॉल्युबिलिटी कुछ सब्सटेंस की क्या होती है, इंक्रीज होती है, और कुछ सब्सटेंस के लिए क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और कुछ सब्सटेंस में जो कर्व होता है वो डिफरेंट टाइप का होगा। एक होता है स्ट्रेट लाइन कर्व बन जाता है, मतलब स्मूथ लाइन बनती है जिसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस कर्व। जैसे ये इस टाइप का जो कर्व बना हुआ है, ये जो कर्व आप देख रहे हैं है ना, ये जो इस टाइप के कर्व देख रहे हैं ये सब कहलाते हैं कंटिन्यूअस कर्व। और यहाँ पर ये जो कर्व इस टाइप के आप कर्व देख रहे हैं ये कहलाते हैं डिसकंटिन्यूअस कर्व। तो ये डिपेंड करता है कि सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस जो है उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ में किस तरह से अफेक्ट कर रही है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट लिया हुआ है। अब सिल्वर नाइट्रेट क्लियरली है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब एक तरह का ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। हाँ, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे सीरियम सल्फेट, ये जो दिया हुआ है सीरियम सल्फेट का जो ग्राफ दिया हुआ है NaCl के पास में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सीरियम सल्फेट का टेम्परेचर के साथ में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है ना। ये जो सीरियम सल्फेट, तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये सीरियम सल्फेट का दिया हुआ है यहाँ पर। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है ना। और इसी तरह से कुछ हाइड्रेटेड कंपाउंड जो होंगे, तो हाइड्रेटेड कंपाउंड में और जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कहीं पर जो उसमें वेरिएशन आता है, कहीं पर डिक्रीज होती है, कहीं पर इंक्रीज होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड हेक्सा हाइड्रेट दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी पहले क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। अब ये क्या होता है, ये जो 6H2O जो लिखा हुआ है इसमें है ना, ये कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना। 6H2O हाइड्रेटेड कंपाउंड जो है ये कहलाता
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसे जैसे लूज होते हैं, है ना, पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पे लूज होंगे, तो वो जो कर्व होगा, ये जो कर्व होता है यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब 6H2O से कहाँ पर आ गया, ये 4H2O पर हो गया, और उसके बाद 4H2O भी यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ ये, और किस में कन्वर्ट हुआ है वो, कैल्शियम क्लोराइड में। तो यहाँ पर जो इसकी सॉलिबिलिटी है वो एकदम क्या हो गई है, बढ़ गई है। और ये जो हाइड्रेटेड था जब तक, तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो रही थी, एक तरह से बढ़ते बढ़ते बीच बीच में उसमें वेरिएशन भी आ रहा था, क्योंकि उसमें क्या था, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, 6H2O 4H2O। तो जहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज होता है, ये जिस पॉइंट पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे, ट्रांजिशन। उस टेम्परेचर को जहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज होता है वो कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड जहाँ पर आप दिख रहे हैं कि ये जो कर्व बना हुआ है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस कर्व है, इसको अपन कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। ये जो कर्व बना हुआ है ये कहलाता है कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है। और ये वाला जो कर्व बने हुए हैं ये कहलाते हैं डिसकंटिन्यूअस कर्व। अलग ही आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये है ना। इस टाइप के जो कर्व कहलाते हैं वो उनको अपन कहते हैं डिसकंटिन्यूअस कर्व। ठीक है। और यहाँ पर ये टेम्परेचर के साथ में क्या हो रहा है, इनकी सॉलिबिलिटी जो हो रही है वो भी क्या होती जा रही है, अफेक्ट होती जा रही है ना। कुछ कंपाउंड का मैंने आपको बता दिया है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी सॉलिबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। और कुछ कंपाउंड यानी कि हाइड्रेटेड कंपाउंड कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो उसमें सॉलिबिलिटी में क्या आता है, वेरिएशन आता है। ठीक है। और इसका तो ये क्या हुआ आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सॉलिड का जब भी आप लिक्विड में आप उसको डिसॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है, या जो टेम्परेचर जो फैक्टर है उसका क्या फ़र्क पड़ेगा डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस पर, वो मैंने आपको बताया हुआ है। और इसी तरह से इसमें जो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है, तो यहाँ पर प्रेशर का जो प्रेशर होता है, तो प्रेशर से किसी भी तरह से सॉलिबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, सॉलिड और सॉल्वेंट क्या है, एक तो सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड है ना। तो उस पर जो प्रेशर अप्लाई करने पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए जो इफ़ेक्ट होगा प्रेशर का वो इसके ऊपर क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल। मतलब एक तरह से क्या हो गया, वो सॉलिड भी इनकम्प्रेसिबल होगा, लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होगा, जिसकी वजह से प्रैक्टिकली क्या होगा, उसका प्रेशर का कोई उसके पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये इसके जो फैक्टर्स जो लिए हुए थे, तो ये अभी अपन ने जो देखा वो सभी क्या था, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अभी तक अपन ने यहाँ तक जो देखा हुआ है वो था सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जो नेक्स्ट चैप्टर में अपन देखेंगे वो होगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो अपन देखेंगे वो है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। मतलब गैसेस किस तरह से लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे होती हैं और उनका जो फैक्टर होते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और टेम्परेचर, प्रेशर, उसका क्या फ़र्क पड़ता है सॉलिबिलिटी पर, वही चीज़ सब अपन इसमें देखेंगे, है ना। लास्ट में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है उसको आप देखें, है ना। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं वो आप चाहें तो पॉज करके उसको अच्छी तरह से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। उसको वीडियो को डाउनलोड करके आप उसको बार बार देखें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्लियरनेस आएगी, है ना। थैंक यू।
है।